ओके, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। अब आज क्या होगा बेटा, गौर सुनेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या होता है जरा समझना, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद रेट रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े थे, रेट रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद अब यहां से शुरू होगा बेटा आज जो टॉपिक है, ये यहां समझो इस चैप्टर के मेन टॉपिक शुरू होने वाले, क्योंकि ये जो दो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते, पर इन दो टॉपिक जो आपने पिछले 2 दिनों में जो टॉपिक पढ़ा है ना, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और अगर आएगा भी तो एमसीक्यू में ही इसके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं या न्यूमेरिकल्स होंगे बड़े, अब वो यहां से शुरू होंगे। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी नाम का टॉपिक पढ़ेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके बाद एक सेक्शन होगा आर्हेनियस थियरी, हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है बस आपको। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमने देख लिया, रेट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हमने ये देख लिया। अब आज का जो क्लास रहेगा ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। सिर्फ ये जो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में कुछ बातें समझ लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में तकरीबन 90% है। मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन ना आए। मतलब हाफ ईयरली देंगे आप, प्री बोर्ड देंगे, एनुअल देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक है। ये आपने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया, ये आपने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया। ध्यान देना बेटा, इसको करिकुलम को एक क्लास लगा, इसे करने में एक क्लास लग गया। ये मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को पूरा करने में तकरीबन अभी हम लोग को 2 से 3 दिन लग सकता है। सिर्फ इस टॉपिक को पूरा करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। और ये जो टॉपिक है वो एक क्लास का है, ये जो टॉपिक है वो एक क्लास का है। तो इस वीक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आज जो टॉपिक करने वाले हैं बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट यूं लेके चलिए कि डिसाइडेड है कि इससे क्वेश्चन आप फेस करेंगे। बहुत रेयर केस में होता है कि इससे क्वेश्चन ना आए, किसी न किसी सेट में आपको इसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं बेटा मॉलिक्यूलैरिटी की। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। मॉलिक्यूलैरिटी बस हमको ये बताता है, मॉलिक्यूलैरिटी हमको सिर्फ ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जब हम कोई केमिकल रिएक्शन के ऊपर स्टडी करते हैं ना, तो कुछ टर्म्स यूज करते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि मैंने एक रिएक्शन किया जिसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 था, मैंने एक रिएक्शन किया जिसका मॉलिक्यूलैरिटी 2 था या 1 था। तो मॉलिक्यूलैरिटी होता क्या है, ये एक केमिकल काइनेटिक्स में यूज होने वाला एक टर्मिनोलॉजी है। ये बस हमको क्या बताता, सुनना बेटा। मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखता हूं, ठीक है। ये देखो, जैसे PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 बन जाता है बेटा। अगर आप हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो HI बन जाता है। वहीं पर SO2 को अगर O2 से रिएक्शन करवाएंगे तो SO3 बन जाता है। अब ये बताइए इस रिएक्शन में कितने सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब किसी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे रिएक्टेंट के रूप में, तो हम कहते हैं इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। बस इतना ही है। अगर किसी रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे तो हम कहेंगे इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। और यहां देखो बेटा, SO2 कितने बार है, 2 बार। तो SO2 2 बार है और O2 1 बार है, यानी टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3। तो हम कह देंगे इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगा बेटा, 3। तो गौर सुनेगा, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो इसमें और बहुत सारी चीजें लिखी हुई मैं बताऊंगा। तो इसका एकदम सिंपल डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द सिंगल एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। पर इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसे देखने में लगता है बड़ा आसान है। ये तो हम तो देख के बता देंगे भाई कि कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें और तुरंत हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी इतना होगा। पर याद रखना, कुछ एग्जाम्पल बहुत इजी होते हैं, पर कुछ जगहों पर आप फंसने वाले हैं। कैसे बताऊंगा, पहले मैं इसे कंप्लीट कर लूं। जल्दी बताना बेटा, अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो बोलते हैं उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 1। और ऐसे रिएक्शन को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं।
अगर किसी रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो बोलेंगे उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 है, या फिर ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं बेटा, बाई मॉलिक्यूलर, और वैसे ही क्या रहेगा, ट्राई मॉलिक्यूलर। यहां पर ये टेट्रा लिखा है क्या मैंने, यहां पर ट्राई होगा वो, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना, बताओ, इसको मैंने गूगल से निकाला है ना, तो ये हो जाएगा बेटा ट्राई मॉलिक्यूलर। चलो पहले कॉपी कीजिए इसको, फिर और इसको डिटेल में समझेंगे। टॉपिक सिंपल सा है, पर यूं समझ लो आज से जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरुआत के 2 दिन जो आप पढ़े वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो था ही उसको, पर आज से जो कुछ आपको पढ़ाया जाएगा ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कॉपी कर लिए बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी हमको सिर्फ ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन में कितने सारे मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये ऐसे देखने में बड़ा सिंपल सा टॉपिक लगता है, पर जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो इतने सिंपल वाले नहीं आते, ठीक है। तो आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक से एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आता है अब मैं आपको वो दिखाता हूं। ये जो ऊपर जो डेफिनेशन लिखा है ना, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें क्या क्या लिखा है। यहाँ पर कुछ कोलिजन के बारे में लिखा कहीं पर, हाँ कोलाइड लिखा है ना, यहाँ पर मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, ये सब क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको। सबने कॉपी कर लिया बेटा। अब चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ मॉलिक्यूलरिटी का, एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मॉलिक्यूलरिटी का। ये देखो मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा, ये देखेंगे 4HBr प्लस O2 2H2O और 2Br2। पहले तो आपको मैं बस इतना कहूँगा कि जो अब तक मैंने आपको बताया है उसके बेसिस बताओ इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा 5, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 5 नहीं होता या नहीं हो सकता। सुनना ध्यान से, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 3 ज्यादा नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहले आपको यह बता दूं कि 3 ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, फिर इसमें क्या करना है बताऊंगा। तो यहां पर आपने एक वर्ड लिखा हुआ देखा है, क्या लिखा है यहां पर, मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। अब सुनना उसका मतलब क्या है बेटा, इस पूरे डेफिनेशन का मैं आपको मतलब समझाता हूं। इतना तो आपको पता है ना कि रिएक्शन तभी होता है जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, क्लियर है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तभी रिएक्शन होगा। पर कोलिजन कैसे होता है जरा समझना इस बात को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया, देखना ध्यान से ना, एक और ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया, और एक सपोज ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं। तो 3 तरह के मॉलिक्यूल मैंने यहां पर ले लिए। अब मुझे इनसे कुछ रिएक्शंस एक्सपेक्ट करना है। तो बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल को हम 2 डायमेंशनल प्लेन पर, इन मॉलिक्यूल्स को हम 2 डायमेंशनल प्लेन पर आपस में इनको हम क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। देखना ध्यान से, इन मॉलिक्यूल्स को हम
टू डायमेंशनल प्लेन पर आपस में इनको हम टकराने का मौका देंगे। यहां देखना सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखना, यहां पर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है। एक एग्जांपल और, ये देखो, ये मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल, एक मिनट, ये मॉलिक्यूल इसके साथ कोलाइड करेगा, और एक और ले लेते हैं, ये वाला। ये देखो, तीनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल था तो ठीक था, अब 4 मॉलिक्यूल लेते हैं। सपोज अगर मैं 4 मॉलिक्यूल ले लूं, ऐसे ही रैंडमली बना देता हूं मैं, तो बेटा जब 4 मॉलिक्यूल लोगे ना, तो कुछ भी हो जाए एक ही समय पर चारों एक साथ कोलाइड नहीं हो सकते। आप देख सकते हो इस एग्जांपल में, ये देखो बेटा, इस एग्जांपल में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ये भी आपस में टच में है और ये भी आपस में टच में है। पर यहां पर ये दोनों टच में हैं, पर ये और ये एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 मॉलिक्यूल लोगे ना, तो कुछ भी कर लो, चारों एक साथ साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन तब होता है ना जब 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे ही, और जब मॉलिक्यूल टकरा ही नहीं पाएंगे साइमल्टेनियसली, तो रिएक्शन कहां से होगा। तो जब मॉलिक्यूल को आप आपस में कोलाइड करते हैं, तो सिर्फ 3 ही कंडीशन बन सकता है। या तो एक ही टाइप के 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा इसमें 1, या फिर 2 टाइप के मॉलिक्यूल टकराएंगे, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो रहा है बेटा 2, और यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या है 3। तो याद रखना, मॉलिक्यूलरिटी का ये जो डेफिनेशन था ना यहां पर, ये कोलाइड वाला, इसका मीनिंग ये है कि साइमल्टेनियसली 2 डायमेंशनल प्लेन पर कितने सारे मॉलिक्यूल टकराएंगे, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया था, आप समझ ही होंगे कि 3 से ज्यादा अगर मॉलिक्यूल लूंगा तो वो एक ही टाइम पर कोलाइड नहीं कर पाएंगे, एक ही समय पर वो नहीं टकरा पाएंगे। तो बोलिए, वो जो स्टेटमेंट लिखा था क्लियर बेटा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या बोलता है, मॉलिक्यूलरिटी बोलता है कि एक ही समय में कितने सारे मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, उसको मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने तभी से आपको डेफिनेशन बताया ना कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब यहां पर वापस आते हैं, इस एग्जांपल में आप क्या करें, यहां कितने सारे मॉलिक्यूल है बेटा, टोटल 5 मॉलिक्यूल है, रिएक्शन में 4 HBr और 1 O2। तो गौर से सुनना, ध्यान सुन, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी किसी रिएक्शन में देखने से ऐसा लगे कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो रहा है, ध्यान सुनना, जब भी किसी रिएक्शन को देख के ऐसा लगे कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो रहा है, तो समझ जाना बेटा वो एक सिंपल रिएक्शन नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, ज्यादा नहीं होते, गिने चुने ही ऐसे रिएक्शन होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अब क्या होता है, सुनना, फिर से रिपीट करता हूं, जब भी किसी रिएक्शन में आपको 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, तो समझ जाना वो साधारण रिएक्शन नहीं है, ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जो एक ही स्टेप में कभी नहीं होता, वो मल्टीपल स्टेप में किए जाते हैं या मल्टीपल स्टेप में होते हैं। तो ये रिएक्शन भली मैंने इसको एक बार में लिख दिया, पर बेटा ये ना मल्टीपल स्टेप में होगा। और क्या क्या स्टेप्स होंगे उसके, मैं आपको दिखाता हूं लिख के, मैं आपको इसके स्टेप्स लिख के दिखाता हूं। यहां देखना, यहां पर रिएक्शन कैसे होगा, 4 HBr में से पहले एक HBr O2 के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, और HOOBr एक कंपाउंड बनाएगा। फिर वो जो HOOBr बना है, फिर वो जो HOOBr बना है बेटा, वो फिर एक HBr के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एक HBr के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा 2HOBr। अब वो जो HOBr बना है, अब वो जो HOBr बना है, इस HOBr को बचे हुए HBr के साथ जब रिएक्शन करूंगा, तो बेटा यहां पर बनेगा H2O और बनेगा Br2। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जल्दी बताना ओवरऑल इक्वेशन क्या बनने वाला है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बोलो जल्दी से, HOOBr कैंसिल हो गया, ये HOBr कितने बार था, 2 टाइम्स, और ये वाला इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो फिर ये भी कितने बार हो गया, 2 टाइम्स। ये HOBr और ये पहले से 2 HOBr से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बताएंगे मेरे पास, ये कितने बार HBr है, ये 2 बार है, ये हो गया 2 HBr, एक और HBr, एक और HBr, कितने हो गए बेटा टोटल 4 HBr हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड और क्या बचा, O2 बचा। अब राइट साइड क्या क्या बचा है, H2O बचा, कितने बार, तो हो गया बेटा 2H2O,
2H2O और क्या हो गया 2Br2। तो देखिए ये वही इक्वेशन है जो ऊपर में था। तो अब सुनना एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही मैंने देखा कि ये रिएक्शन 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं समझ गया कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, पहली बात। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जो लिखते तो भले उसको एक स्टेप में है पर एक्चुअली वो मल्टीपल स्टेप में होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप में लिखोगे, पहला पॉइंट। फिर ये देखोगे कि उस सभी स्टेप्स में से कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बेटा ये स्लो स्टेप होता है। अब उसके बाद उस स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताइए मेरे को। इस स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा बेटा 2, 5 नहीं होगा। अब यहां पर 2 बातें आपके दिमाग में चल रही होंगी। पहला कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन कितने स्टेप में होगा और कैसे होगा, और मान लो पता चल भी गया तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्टेप स्लो है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होगा ना बेटा, उसी स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही एक्चुअली क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी। तो 2 बातें दिमाग में है। एक, हम कैसे किसी रिएक्शन को अलग अलग स्टेप में लिख पाएंगे, हमको तो आता ही नहीं है, मुझे भी नहीं आता, मैं पेपर में देख के लिख रहा था अभी, देखो मुझे भी याद नहीं हुआ कभी, ये बीच बीच में होता फिर भूल जाता हूं। तो अब ये बताइए, ये जो रिएक्शन है इसको मैंने 3 स्टेप में लिखा, या अभी हम कैसे लिख पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला स्टेप स्लो है। तो जवाब है आपको पता नहीं चलने वाला, इसे कोई तरीका नहीं होता। ना ही आप ये स्टेप्स लिख पाएंगे खुद से, और ना ही ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा वाला स्टेप स्लो है। तो अब क्या करेंगे, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और ऐसे टोटल 4 रिएक्शन है, एक मैंने बता दिया, 3 आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो आपको बस क्या करना है बेटा, ये 4 रिएक्शन एनसीईआरटी से पढ़ लेना। आज तक कभी भी इन 4 के बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लो चाहे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को भी ये पता है कि बच्चा इसको नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेप्स शायद आप लिख भी लो, लेकिन ये कैसे पता कर पाओ कौन सा कौन सा फास्ट है, ऐसे कोई मेथड ही नहीं होता। तो इसीलिए क्वेश्चन बनाने वाला भी जब जब इस टॉपिक से क्वेश्चन दिया है तो वो 4 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है बस वही आएगा। अगर आपको एनसीईआरटी ढूंढने में दिक्कत होगा तो जब नोट्स मिलेगा ना, तो नोट्स में मैंने 4 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखे, वो आपको रट्टा मारना है, बाई हार्ट याद करना है। ये आता है उतना ज्यादा नहीं एग्जाम्पल, जब जब आता है बच्चे फंस जाते हैं। तो याद रखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी है तो सिंपल टॉपिक, पर जब कॉम्प्लेक्स वाला एग्जाम्पल आता है तो थोड़ी परेशानी आ जाती है। तो बस 2 ही बात याद रखना है, दिमाग तो लगने से रहा यहाँ पर, मत लगाना, सिर्फ याद करना है इसको। तो ये स्टेप्स याद करके कौन स्लो है उसको याद कर लेना, और बोल देना स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बेटा, 2। प्लीज कॉपी कीजिए ऐसे। तो टोटल 4 ऐसे रिएक्शन हैं जो आपको याद करने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आया है आज तक। और उसका कारण वही है कि एक बच्चा स्लो स्टेप कौन सा ये पता लगा ही नहीं पाएगा, कोई इसका थ्योरेटिकल मेथड नहीं होता। और वो जो 4 रिएक्शन की बात कर रहा हूं ना, उसमें यही वाला रिएक्शन सबसे ज़्यादा बार आया है, ये वाला रिएक्शन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इस चैप्टर में थियरी ज़्यादा नहीं है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा ये जो डेफिनेशंस वगैरह है उसको छोड़ के ना, इस चैप्टर में थियरी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारा थियरी था, सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत सारा थियरी था, इस चैप्टर में थियरी बहुत कम है। मतलब सिर्फ थियरी पढ़ाया जाए तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ है बेटा। चलो, सबने कॉपी कर लिया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक
इतना इंपॉर्टेंट मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया बेटा, इसके एग्जाम में आने के चांसेस तकरीबन 90%, मतलब तय होता है, लगभग डिसाइडेड है कि ये आता ही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये टॉपिक मतलब यूं समझो इस चैप्टर का यही सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का यही सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत चलता है। अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक में भी इसका यूज होगा। इस टॉपिक का यूज सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं होता, एक्चुअली में इस टॉपिक का यूज ज्यादातर ऑर्गेनिक में होता है। तो ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, गौर सुनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको ये बताता है कि जब भी कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो उसके स्पीड को कौन कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा। फिर रिपीट करता हूं, ऑर्डर हमको ये बताता है कि जब भी कोई रिएक्शन चलता है तो वो स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा, इसे डिसाइड कौन करता है। अच्छा, अब हमको तो मालूम ही है बेटा कि कंसंट्रेशन डिसाइड करता है, कंसंट्रेशन डिसाइड करता है, लेकिन कौन से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के स्पीड को डिसाइड करेगा, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्लीज ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ओजोन, जानते हो बेटा ओजोन को जब हीट करते हैं ना तो ये O2 बन जाता है और O बन जाता है। ये बताइए, ये जो रिएक्शन है इसमें आप ओजोन को टूटते हुए देख रहे हो। अब मैंने क्या किया देखना, मैंने क्या किया, मैंने ना ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ा के देखा, तो जानते हो मैंने क्या पाया, रिएक्शन फास्ट होने लगा। और जब ओजोन का कंसंट्रेशन कम किया तो रिएक्शन स्लो होने लगा। तो मैं क्या कहूंगा कि रिएक्शन का जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओजोन के कंसंट्रेशन पे, ओजोन के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। ये देखो, तो बताइए रिएक्शन का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, ओजोन पे। अभी देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, जब H2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2HCl बनता है। इसमें देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि H2 का जब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो मैं क्या देखता हूं, रिएक्शन फास्ट होने लगा, और जब H2 का कंसंट्रेशन कम करता हूं तो रिएक्शन स्लो होने लगा। इसका मतलब रिएक्शन का स्पीड H2 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो कर रहा है। फिर जब मैंने Cl2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो स्पीड बढ़ने लगा, और जब Cl2 का कंसंट्रेशन कम किया तो स्पीड कम होने लगा। यानी कि ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें रिएक्शन का स्पीड दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। किसके किसके ऊपर बेटा, H2 और किसके ऊपर, Cl2। तो अब जरा गौर सुनेगा, जब किसी रिएक्शन में रिएक्शन का स्पीड किसी एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो हम कहते हैं उस रिएक्शन का ऑर्डर है 1। जब किसी रिएक्शन में रिएक्शन का स्पीड दो मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे तो हम कहेंगे उस रिएक्शन का ऑर्डर है 2। तो ऑर्डर हमको यह बताता है कि रिएक्शन का स्पीड कितने मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कितने मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी। पहली बात तो ये कि थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूलैरिटी जैसे ही लग रहा है, तो इस रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी कितना है, 1, और ऑर्डर कितना है बेटा 1। इसमें मॉलिक्यूलैरिटी कितना है 2, ऑर्डर कितना है 2। अभी शुरू में दोनों देखने में एक जैसा लग रहा होगा। मैंने मॉलिक्यूलैरिटी समझाया 15 मिनट में, 15 मिनट में मॉलिक्यूलैरिटी नाम का टॉपिक खत्म हो गया, पर यह टॉपिक 3 दिन चलेगा। अब ये टॉपिक 3 दिन चलेगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये भले ही शुरुआत में आपको साधारण लग रहा होगा, पर यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू से ध्यान से सुनते जाना, मॉलिक्यूलैरिटी से कंपेयर मत करो, वो खत्म, मॉलिक्यूलैरिटी अब दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। इस टॉपिक को अगर समझ लिए तो समझो बेटा ये चैप्टर पूरा हो गया आपका, क्योंकि यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है। तो अभी शुरू में देखने से ऐसा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल मॉलिक्यूलैरिटी जैसा ही है। भाई एक मॉलिक्यूल दिखा तो मैंने बोल दिया मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगा, और रिएक्शन का स्पीड कितने सारे मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है बेटा 1। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 1। लेकिन अब देखना, मैं और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखते जाना। एक एग्जांपल और देखो बेटा, ये देखो 2SO2 जब O2 से रिएक्शन करता है तो 2SO3 बनता है। इसके लिए चलो ऐसा लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बेटा आपको याद है ना, सामने में जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में। पावर में किसी को कुछ ऐसा नहीं लग रहा यहां पर आना चाहिए था, ये भी ठीक है। अगर इस 2 को मैं कहूंगा, अगर मैं कहूंगा इस 2 को कहीं पर लिखो तो रेट के साथ लिखोगे तो 1/2 लिखेंगे, याद आ गया आपको। और जब कंसंट्रेशन साथ लिखते हैं पावर में लिखते हैं इसको। पिछले क्लास में ये बता चुका हूं मैं,
अगर मान लीजिए ऐसा कुछ केस आ गया, ये देखो ऐसा, और मैं आपको बोलूंगा चलो रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो बेटा इस 3 के साथ क्या करना है आपको, तो गौर से सुनेगा। इस 3 को 2 तरीकों से डील करना है। अगर इस 3 को रेट के साथ लिखने बोल दूं तो क्या करोगे बेटा, इसको 1/3, और कंसंट्रेशन के साथ लिखने बोलूं तो पावर में क्या आ जाएगा 3। अब डिफरेंस क्लियर है? हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर नीचे में लिखिए ऊपर में लिखिए, मैंने क्लियर कर दिया। सामने जो भी कोफिशिएंट होगा, अगर रेट के साथ लिखना हुआ तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे, और कंसंट्रेशन के साथ लिखोगे तो पावर में लिखाएगा। ठीक है, वापस आते हैं कहानी में। अच्छा, इस एग्जांपल में मुझे बताओ, बेटा, हो गया SO2 और ये हो गया O2, टोटल कितने मॉलिक्यूल यहां पर 3, SO2 के 2 मॉलिक्यूल और O2 के 1। तो इस रिएक्शन का बेटा ऑर्डर होगा 3, इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा 3। अभी तक सब ठीक चल रहा है, मतलब देख के ही बता दे रहे हैं हम लोग कि ऑर्डर क्या होगा। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा है। सुनना, एक ये वाला एग्जांपल देखना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं शुगर को वाटर में, अच्छा रुको, इससे पहले एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान समझना बेटा। मैंने 3 कंटेनर ले लिया, ठीक है। इसमें एक मिनट रुकेंगे ना, ओके। यहां देखना, यहां पर मैंने वाटर ले लिया, यहां पर मैंने वाटर ले लिया, यहां पर मैंने वाटर ले लिया, तीनों कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया। और अब इसमें ना मैं शुगर डाल दूंगा। ये देखो बेटा, ये शुगर है, मैंने इसमें शुगर मिला दिया, अब आपको बताना तीनों में से किस कंटेनर में शुगर जल्दी घुलेगा, यानी कि शुगर के घुलने का रेट यानी कि स्पीड किस में ज्यादा होगा, शुगर किस में जल्दी घुलेगा, फर्स्ट वाले में। ओके ठीक है, आप एक घर में कर ट्राई मारना एक बार। एक गिलास में बहुत सारा पानी ले लेना और एक गिलास में कम पानी, और दोनों में ना शुगर डाल के छोड़ देना और चेक करना किस में जल्दी घुल रहा है। आपको पता चलेगा तीनों में शुगर का घुलने का स्पीड सेम रहेगा। तो बेटा शुगर का पानी में घुलने का स्पीड पानी पे डिपेंड नहीं करता, पानी कम हो या ज़्यादा शुगर उतनी ही तेजी से घुलेगा, तो शुगर का पानी में घुलने का स्पीड पानी पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने क्यों पूछा आपसे, आप करके देख लेना, पर्सनली भी चेक कर सकते हो। ये मैंने क्यों पूछा पता है? अब देखो, अगर मान लो ये एग्जांपल आ गया, शुगर और वाटर को आपस में लेके अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं, तो अब बताना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा। अगर बिना बुद्धि लगाए मुझे इसको लिखना हुआ तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये देखो, ऐसे नहीं करोगे। अगर मैं इस तरह से लिख दिया तो अब जल्दी बताओ, ऐसे लिख देने से ऑर्डर कितना आ रहा है 2। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी कितना आ रहा है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा 2। लेकिन ये बताओ रिएक्शन का स्पीड, मैंने कहा रिएक्शन का स्पीड वाटर पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसको पावर में 0 लिख दो। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब बताइए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, शुगर पे। तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2, तो बताओ मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा बेटा इसका 2, लेकिन ऑर्डर कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जितना मॉलिक्यूलरिटी है, ऐसा हमेशा नहीं होगा बेटा कि जितना मॉलिक्यूलरिटी उतना ही ऑर्डर आएगा, जितना मॉलिक्यूलरिटी है उतना ही ऑर्डर आएगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा क्या, मैं कहूंगा कि होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे वाले एग्जाम्पल थोड़ी ना आएंगे, ऐसे वाले एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। तो अब आखिरी बार रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों एक जैसे नहीं होते, कुछ कुछ एग्जाम्पल में हो भी जाते हैं पर सब में नहीं होते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी हम डायरेक्ट देख के बता दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कितने हैं आपके एनसीईआरटी में 4, तो वो 4 कॉम्प्लेक्स रिएक्शन छोड़ दूं, अगर मैं हटा दूं, तो उसके अलावा कोई भी एग्जांपल आएगा तो मैं देख के बता दूंगा क्या, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर बेटा, ऑर्डर कभी भी ऐसे देख के नहीं बताया जाता। गौर सुनना, ऑर्डर कभी भी ऐसे देख के नहीं बताते। ऑर्डर पता लगाने का टोटल 4 मेथड होता है। सोचिए, ऐसे देखने में बड़ा सिंपल सा टॉपिक लग रहा है, पर कभी भी याद रखना, देख के कभी भी ऑर्डर मत बताना। कई बार हो सकता है कि आप जो बता रहे हो वो सही निकल भी जाए, पर लगभग तय है कि ये सही नहीं होने वाला। तो अब गौर से सुनेगा, ऑर्डर क्या बताता है,
कि रिएक्शन का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात, ऑर्डर कभी भी किसी रिएक्शन को देख के हम डायरेक्ट नहीं बताते, उसको निकालने का मेथड सिखाया जाएगा। तो 4 मेथड होते हैं ऑर्डर पता लगाने का, सिर्फ ऑर्डर पता लगाने का, यानी कि यह पता लगाने का कि रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। बस इसी चीज को पता लगाने में हमको 4 मेथड यहां पर सीखने हैं, और वही 4 मेथड इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो पहले लिखिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं बेटा ऑर्डर कैसे पता लगाया जाता है। तो कभी भी ऑर्डर किसी रिएक्शन को देख के डायरेक्ट नहीं बताएंगे, लगभग डिसाइड है कि वो गलत ही होगा। अभी एग्जांपल करवाऊंगा ना आपको मैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये चैप्टर आपको बाकी 2 चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा भारी लग सकता है, उसका कारण बताता हूं मैं आपको। एक तो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, यही एक अपने आप में भारीपन है, और किसी ने एक आध क्लास बीच में छोड़ दिया होगा, गैप कर दिया होगा, तो अब ये डबल भारी लगेगा आपको। तो मुझे लगता है जहाँ तक इसका एक ही रीज़न है, हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं पर डे, इसलिए थोड़ा सा ये चैप्टर आपको भारी लगेगा। पर जैसे ही अभी न्यूमेरिकल चालू होगा तो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ईजी है बेटा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 100% स्कोर होता है, इसमें मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बहुत सारे फार्मूला थे, बहुत सारे चीज़ें थी। इस चैप्टर में गिन के 2 या 3 फार्मूला बस है और सारा न्यूमेरिकल उतने में बन जाता है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है, 3-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें यह सिखाता है कि रिएक्शन का स्पीड किस किस मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कॉपी कर ले बेटा। इसका मीनिंग समझ गया ना? अच्छा, यहाँ पर पावर लिखा है, इस पावर का मतलब क्या बताऊंगा, अभी इसको पहले लिखो, फिर मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। याद रखेंगे कम से कम 2 डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं बेटा, किसी भी चैप्टर से आ सकता है। कभी बोल देगा कि फैराडे फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, कहीं बोल देगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसको डिफाइन कीजिए, मॉलिक्युलरिटी क्या है डिफाइन कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है डिफाइन करो। तो याद रखेंगे बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाने का जो तरीका है वो लगभग फिक्स रहता है कि आपको 2 डेफिनेशन फेस करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये हटा दूं मैं। चलो अब एकदम ध्यान से सुनेंगे बेटा कि आखिर ये क्या टॉपिक है, ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, और इसको पता लगाने के 4 मेथड दिए गए हैं। तो इसे समझ में आता है कि ये छोटा टॉपिक तो नहीं है और थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा इसको। तो चलिए अब मैं आपको इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एकदम क्लियर बताता हूं, और कैसे हम ऑर्डर निकालेंगे वो भी सिखाता हूं आपको मैं। 4 मेथड होते हैं ऑर्डर पता लगाने का, उसमें से एक मेथड आज हम लोग करने वाले हैं। पर उससे पहले एक बार फटाफट सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूं बेटा, सुनना। जब ये एग्जाम्पल मैंने लिया था, 1 मिनट ना, O3 O2 और OH2 I2 2HI, देखते जाना, 2NO प्लस O2 2NO2, और देखो एक तो ये वाला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और एग्जांपल दिखाता हूं,
CH3CHO, इसको हीट करोगे, एक मिनट, इसको देखो, एमोनिया को जब हीट करते हैं तो N2 और H2 बनता है। एक एग्जांपल और, जब एसिटल्डिहाइड को हीट करते हैं तो मीथेन और CO। लीजिए, जितने एग्जांपल एनसीईआरटी में मैंने लिख दिया, इसके बाहर कोई एग्जांपल नहीं है। जितने एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी मैंने लिख दिया। अब चलो फटाफट ना इनका ऑर्डर पहले तो ना डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, देखते जाना मैं क्या कर रहा हूं, पहले इसको लिख लेते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। NO और O2, इस साल बोर्ड में चेकिंग भी सही नहीं हुआ है, पेपर भी कुछ खास नहीं आया था, थोड़ा तैयार रहेंगे बेटा मेंटली। अब धीरे धीरे ये जो NTA वाले हैं और ये जो बोर्ड वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं, तो इस साल हमें रिस्क नहीं उठाना है, हर चीज़ एकदम ध्यान से करेंगे, ध्यान से सीखिएगा। इसीलिए मैं रोज़ क्लास इसीलिए लगा रहा हूँ कि सिलेबस अगर हमारा सही टाइम पे हो जाता है तो रिवीजन करने के लिए बहुत इनफ हमको टाइम मिल जाएगा। बोर्ड के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो सुना बेटा, ये मैंने फटाफट कुछ लिख दिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो लिखा हूं ना, ये जो व्हाइट कलर में, इसको बोलते हैं बेटा रेट लॉ लिखना, इसको कहते हैं रेट लॉ लिखना। तो 1 मार्क में ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, 1 नंबर में ना ये भी क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी एक रिएक्शन दे देगा, बोलेगा उसका रेट लॉ लिख के दिखाओ। तो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, रेट इक्वल टू K, फिर कंसंट्रेशन को लिखते हैं, तो इसको रेट लॉ लिखना बोलते हैं। तो कभी किसी क्वेश्चन में आएगा ना कि चलो रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो रेट लॉ लिखने का मतलब है ये जो मैंने व्हाइट कलर में लिखा हुआ है सब जगह, इसको रेट लॉ लिखना बोलते हैं, रेट लॉ। अब चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। ये बताओ, यहां पर अभी मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, यहां पावर में कुछ नहीं है ना बेटा, मतलब इसका मतलब क्या है वो 1, तो इस रिएक्शन में ऑर्डर होगा 1। यहां पावर में 1 है, यहां 1 है, तो बेटा ऑर्डर क्या होगा 1 + 1 दैट इज क्या 2। इसके पावर में क्या है 2, इसके पावर में क्या है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा 3, क्या हो जाएगा 3। तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है वही लिखा है एक्चुअली कि रेट लॉ में कंसंट्रेशन के पावर में जो वैल्यू होता है उसको अगर ऐड कर दोगे तो जो फिगर मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा ऑर्डर। ये एक्चुअली ऑर्डर का डेफिनेशन है, ये ऑर्डर का डेफिनेशन है कि रेट लॉ लिखते समय कंसंट्रेशन के पावर में जो वैल्यू होता है उसका सम करने पर जो फिगर मिलता है उसी को ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां क्या लिखूं पावर में 1, यहां पावर में क्या लिखूंगा बेटा 1, लेकिन यहां पर क्या यूज हो रहा है H2। और अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब भी H2O वाला केस आता है तो रिएक्शन के स्पीड H2O पर डिपेंड नहीं करता, तो पावर में क्या लिखूंगा 0। तो अब बताइए बेटा ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1। अब आते हैं ये 2 सबसे गंदे एग्जांपल में, सुना ध्यान से। ये जो एमोनिया था ना, सुना क्या बोल रहा हूं, जब मैंने एमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो मैंने क्या देखा, रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ा, जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। और जब मैंने एमोनिया का कंसंट्रेशन कम किया तो स्पीड कम ही नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको बता रहा है कि रिएक्शन का जो स्पीड है वो एमोनिया के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो मुझे यहां पर लिखना क्या चाहिए था 2, सामने 2 लिखा ना बेटा, तो लिखना क्या चाहिए था 2, पर मजबूरन मुझे क्या लिखना पड़ रहा है यहां पर 0, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से यह पता लगाया गया है कि एमोनिया का क्वांटिटी चेंज करने पर स्पीड चेंज नहीं होता। तो अब फिर वही चीज दिमाग में आ रहा है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कब ऐसा करना है कब नहीं करना है। तो इसी के लिए आपको 4 मेथड सीखने हैं। जो पावर में वैल्यू आ रहा है ना, पावर में ये कैसे आया, 0 कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो यही चीज पता लगाने के लिए आपको मैं 4 मेथड सिखाऊंगा। मॉलिक्यूलरिटी फिर रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूलरिटी सिंपल था, बस 4 कॉम्प्लेक्स एग्जांपल याद कर लिए, फिर उसमें कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, पर ऑर्डर पढ़ने के लिए बहुत सारा है। सुनना ध्यान से, मुझे लग रहा था पावर में यहां पर 2 आएगा पर आ गया 0,
अब मैंने तो बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि कंसेंट्रेशन चेंज करने पर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो साइंटिस्टों ने जो किया वो किया, हम कैसे करेंगे इसको? मैं कैसे पता लगाऊंगा कि पावर में क्या आएगा? तो ये आपको अभी सिखाया जाएगा कि पावर में ये वैल्यू कैसे आता है। याद रखना, अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि रिएक्शन को देख के डायरेक्ट ऑर्डर कभी मत बताना, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वैसा ना हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम क्या सोच रहे थे बेटा, पावर में क्या आएगा 2, पर क्या आ गया 0। तो इसीलिए कभी भी किसी रिएक्शन को डायरेक्ट देख के ऑर्डर मत बताना। मैं सिखाऊं कैसे निकालते हैं। अब ये तो और सबसे गंदा एग्जांपल है। पावर में क्या आना चाहिए बिना दिमाग लगाए? 1, पर पता है पावर में क्या आता है इसके? 3/2। कोई सेंस ही नहीं बनता। ये 3/2 क्या मतलब भाई? तो चलिए यही सब आपको सिखाया जाएगा कि पावर में ये जो अटपटे वैल्यूज आ रहे हैं वो कैसे आते हैं, बताऊंगा। अब इसमें जो जो एग्जांपल लिखना बाकी था उसको लिख लो। अच्छा, एक बात और एक बार इसमें क्लियर कर दूं, इसको बोलते हैं बेटा, इस वाले को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सुनो, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या कहलाएगा बेटा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनना, ये तीनों कहलाते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, स्यूडो मतलब क्या होता है जानते हो? फॉल्स। फॉल्स। स्यूडो का मतलब होता है ऐसा कुछ हो जाना जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इन तीनों में हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं काम कर रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको पूरा नाम लूंगा ना, इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलेंगे बेटा स्यूडो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेटा स्यूडो फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। क्या इसकी मीनिंग समझ गए? समझ गए ना? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब सोच रहा था कुछ और होगा, आया कितना 1, इसलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। सोच रहा था कुछ और आएगा, क्या आ गया 0, तो स्यूडो जीरो ऑर्डर। और ये फ्रैक्शन क्यों समझ में आ गया ना? कॉपी कीजिए। तो एक बार मॉलिक्यूलरिटी में हमको लग रहा है कि अरे यार 4 रिएक्शन रट्टा मारना पड़ेगा, पर इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना। ये प्योर लॉजिकल, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ये पावर के वैल्यूज निकाले जाते हैं। अब जैसे डेफिनेशन पढ़ें समझ में आ जाएगा बेटा। डिस्क्राइब द पावर डिपेंडेंस ऑफ रेट। पावर डिपेंडेंस मतलब पावर पे जो वैल्यू दिख रहा है, इसका एक और डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया है, इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल अगर डिफाइन करें तो इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑर्डर कहलाता है। तो पावर में जो वैल्यू आता है उसी को ऑर्डर कहा जाता है। रेट लॉ लिखने बोलूँगा तो लिख लेंगे ना बेटा? रेट लॉ क्या है? ये जो व्हाइट कलर में लिखा है वो। हाँ, पर रेट लॉ लिखने के लिए एक समस्या है, पावर पता होना चाहिए भाई आपको। पावर सही पता होगा तभी रेट लॉ सही सही लिख पाएंगे, वरना पावर ही नहीं पता होगा तो फिर आप कुछ भी लिख देंगे वहाँ पर। और बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ऑर्डर रिएक्शन को देख के नहीं बताया जाता। उसको निकालने के आपको 4 मेथड सिखाए जाएंगे, उस किसी एक मेथड को लेकर के हम ऑर्डर निकालेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल आपने नहीं लिखा था इससे पहले उसको कॉपी कर लो।
चलिए, तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे ये पावर पता लगाएंगे, ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं। अब यहां से समझ लो बेटा, मेन हिस्सा इस चैप्टर का शुरू होने जा रहा है। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डाले हेडिंग बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं आपको सिखाता हूं ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं। तो ऑर्डर पता लगाने के टोटल 4 मेथड होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, बुक में ऐसा हेडिंग नहीं है कि 4 मेथड होते हैं। बुक में तो बस टॉपिक पढ़ा दिया और आगे बढ़ते गए। एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि ऑर्डर कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। ये मैं आपको बना के दे रहा हूं, ध्यान रखना। 4 मेथड, कोई मेथड के बारे में बुक में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है, बस डायरेक्ट न्यूमेरिकल दे दिया है। तो उस न्यूमेरिकल को मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है और हेडिंग आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पर उसमें यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि वो ऑर्डर कैलकुलेट करने का मेथड है। सुनना, एक होता है बेटा इनिशियल, ठीक है स्पेलिंग, हाँ, इनिशियल रेट मेथड, ये एक मेथड है बेटा। दूसरा होता है रेट इंटीग्रल मेथड। रेट इंटीग्रल मेथड, ये इंटीग्रल वर्ड यूज हो रहा है ना, इसमें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। उसके बाद है बेटा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यूनिट मेथड, रेट कांस्टेंट यूनिट मेथड। और लास्ट है बेटा ग्राफिकल मेथड। तो टोटल 4 मेथड सिर्फ ऑर्डर पता लगाने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें हिंट दे देता हूं मैं। इनिशियल रेट मेथड तब यूज करते हैं, इनिशियल रेट मेथड तब यूज करते हैं जब आपके रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको पता भी चलना चाहिए कौन सा मेथड यूज करना है। जब 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे तब इनिशियल रेट मेथड यूज होता है। जब एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, एक रिएक्टेंट, तो वो रेट इंटीग्रल मेथड यूज करते हैं। और इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें बेटा, इसमें एक रिएक्टेंट वाला भी हो सकता है, 2 रिएक्टेंट वाले भी हो सकता है, 3 रिएक्टेंट वाले भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा मेथड है कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, ये इजी है। और ये तो फिर ग्राफिकल है बेटा, ग्राफ बना हुआ आएगा एग्जाम में, ग्राफ बना हुआ आएगा, उसको देख के आप समझ जाएंगे कि उस ग्राफ के थ्रू कैसे ऑर्डर पता लगाना है। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग इनिशियल रेट मेथड सीखने वाले हैं बेटा, कि इस मेथड में कैसे हम ऑर्डर पता लगाएंगे। पहली बात, ये मेथड कब यूज करते हैं, जब रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका एकदम इसमें हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं दे सकता, मैं आपको स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ ही करवाता हूं। ये हटा दूं मैं, चलिए, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। गौर से सुनना, ये जो इनिशियल रेट मेथड है, इसमें से किसी भी मेथड में कोई थियरी नहीं है, बस क्वेश्चन है। बस ये मैंने आपको, आप परेशान मत हो इसलिए मैंने बता दिया कि ये मेथड तब यूज करना, ये मेथड तब यूज करना। अब जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा, सीधा क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। आपके बुक में यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहां देखेंगे बेटा, मुझे 4 क्वेश्चंस लेके आए थे। 1 मिनट ना, बस 1 मिनट का टाइम देंगे। ओके, बात ही करेंगे बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं एनसीईआरटी का, उसमें एक रिएक्शन दिया है 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NOCl, और उसके बाद ना एक टेबल बना हुआ आएगा। ये देखो, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज, NO के कंसंट्रेशन के वैल्यूज,
Cl2 का कंसंट्रेशन का वैल्यू और रेट का वैल्यू। ध्यान दीजिए, ये जो मैं मेथड बता रहा हूं ऐसा कोई हेडिंग बुक में नहीं है, सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को एक मेथड के फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या करना होगा। तो आपको ना एक रिएक्शन दिया रहेगा और एक टेबल बना हुआ है बेटा, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4, कुछ एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज दिए रहेंगे और उसको बताया जाएगा कि इनका कंसंट्रेशन कितना कितना है। तो इसका वैल्यू दिया बेटा 0.010, ये कंसंट्रेशन का वैल्यू है। देखते जाएंगे इसको, ये एक मिनट, 3 एक्सपेरिमेंट है इसमें, हाँ, और एक है 0.020, ये एक डिटेल है यहां पर। और रेट के कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं बेटा, 1.2 इंटू 10⁻⁻4, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 और 9.6 इंटू 10⁻⁻4। लीजिए, बस इतना ही दिया रहेगा। एक रिएक्शन दिया रहेगा, आपको ऐसा एक टेबल में कुछ डेटा दिए हुए रहेंगे और बोलेगा ऑर्डर बताओ, बस इतने लिखा रहेगा, इसमें ऑर्डर बताना है। तो इसको एक मेथड के फॉर्म में आपके सामने लाता हूं, सिंपल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट रहेगा। ये बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूं, अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखूं तो बताना बेटा, यहां पर क्या रहेगा NO, यहां पर क्या रहेगा Cl2। जल्दी बताना, यहां पावर में क्या लिखूं, यहां पर NO के पावर में 2, यहां क्या लिखूं 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 3, चैप्टर खत्म। जब तुमको देख के ही बताना था ऑर्डर क्या होता है तो 4 मेथड काहे का। मैंने पूछा पावर में क्या आएगा, तो अभी भी बताया था बेटा मैंने कि पावर में कुछ भी हो सकता है, अटपटा सा हो सकता है, तुम जो सोच रहे हो वही आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी भी किसी रिएक्शन को देख के डायरेक्ट पावर एज्यूम मत करना, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, वो बस दिया रहता है ऐसी, वो रिएक्शन बस दिया रहता है, काम का कुछ नहीं है, उसको देख के डायरेक्ट बता देना ऑर्डर। तो अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखाता हूं। ये बताओ, अगर मुझे x मालूम चल गया या y मालूम चल गया तो बस क्या करना है बेटा, उस x और y की वैल्यू को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर। बस यही पता करना है आपको। अब x और y कैसे पता करूंगा, सिंपल मैथमेटिकल तरीका है। सुन, आपको करना क्या है, करना यह है कि जो 3 डेटा दिया है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ये जो 3 डेटा दिया है ना, इसमें से किसी 2 डेटा को एक दूसरे से डिवाइड करना है। ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले क्या करना, इन तीनों में से ये बताओ NO का कंसंट्रेशन किसमें किसमें सेम है, 1 और 2 में, और Cl2 का कंसंट्रेशन किसमें किसमें सेम है बेटा, 2 और 3 में। तो बस आपको करना क्या है, 2 इक्वेशन इसमें से लेना है, 2 इक्वेशन लेना है जिसमें से कोई एक कॉमन हो और एक चेंज हो रहा हो। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 को ले लूं, देखना क्या करूंगा मैं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को और 2 को ले लूं तो अब देखना बेटा कैसे करेंगे आप। और ये नहीं, ये फॉर्मूला समझ लो आपका, ये आपका फॉर्मूला। चलो एक काम करते हैं, एक काम करो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए इस फॉर्मूला को लिख के दिखाओ। बोलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट का वैल्यू क्या दिया, रेट का 1.2 इंटू 10⁻⁻4। के आपको नहीं पता, के आपको नहीं पता। NO का वैल्यू क्या दिया बेटा 0.010, पावर में x है, और Cl2 का वैल्यू क्या दिया बेटा, ये दिया बेटा 0.010। ये हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए ये फॉर्मूला सेम रहेगा। रेट का वैल्यू क्या है 2.4 10⁻⁻4, के आपको नहीं पता। ये वाला वैल्यू कितना दिया है, और ये वैल्यू 0.020, ये पावर में y है। बस आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। याद रखना, आपकी मर्जी, आप 1 को 2 से डिवाइड करो या 2 को 1 से, आपको डिवाइड करने में सहूलियत होना चाहिए। किसी को भी किसी डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया। बोलो लेफ्ट साइड क्या बचा, 1.2, 2.4, ये भी कैंसिल ही हो गया। इस तरफ क्या बचा बेटा, हाँ 0.010 और 0.020। सॉल्व करेंगे, बोलिए क्या आ रहा है लेफ्ट साइड, क्या है 1/2 आ रहा है, आ रहा 1/2, और राइट साइड भी बेटा क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो गौर से सुनेगा, जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाए, जब दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाए
तो पावर 1 होता है। वो पढ़ते हैं अपन मैथमेटिक्स में, जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। ये बताइए यहां पर पावर में क्या लिख के बैठे हो बेटा आप? y। तो इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो या तो मैथमेटिकली आप इसको समझिए कि जब बेस सेम होता है तो पावर सेम होता है, या फिर सिंपल भाषा में कहूं तो बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपने लेफ्ट साइड को राइट साइड को डिवाइड किया और दोनों तरफ अगर इक्वल आ गया ना तो पावर समझ लेना 1 है। तो बोलिए y निकल गया बेटा, क्या निकल गया? 1। तो तुम बताओ, जब मैंने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया और क्या मिल गया मुझे? y। अब वैसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को डिवाइड करूंगा तो y कैंसिल हो जाएगा और क्या मिल जाएगा? x। बस यही करना है आपको। चलो कर ही लेते हैं, बना ही लेते हैं। चलो तो थोड़ा छोटा करता हूं इसको मैं, चलो बना ही लेते हैं। सिंपल मैथमेटिकल तरीका है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब बताइए कौन कौन से इक्वेशन डिवाइड करो इस बार बेटा? अच्छा, इन सब में से कौन से 2 इक्वेशन डिवाइड होंगे? समझ में आ गया इस थर? क्या समझी? ऐसा 2 इक्वेशन डिवाइड करना है जिसमें से कोई एक वैल्यू कैंसिल हो रहा हो, कोई एक, इन दोनों में से कोई एक कैंसिल हो रहा हो और एक चेंज हो रहा हो, उसी को डिवाइड करने का। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को डिवाइड करूंगा। चलो बेटा देखते क्या होने वाला है। अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और अगर 3 को डिवाइड कर दूं, चलो बोलना शुरू करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के लिए रेट का वैल्यू क्या है बेटा? 2.4 इंटू 10⁻⁻4 के हमको नहीं पता, ये क्या दिया है? 0.010 पावर में x और ये 0.020 पावर में y। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है बेटा। अब 3 बताओ, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के लिए रेट का वैल्यू क्या दिया है? 9.6 10⁻4 इक्वल टू के। ये कितना दिया भाई? 0.020x और ये कितना है? 0.020y। अब इन दोनों इक्वेशन जब डिवाइड करोगे ना, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया। बोलिए लेफ्ट साइड क्या बचा? लेफ्ट साइड बचा बेटा 24/96, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और इस तरफ क्या बचा बेटा? 1/2। करेक्ट। अच्छा, इसको ध्यान देना, इसको सॉल्व करोगे 1/4 आएगा और ये कितना है बेटा? बेस सेम आ रहा है क्या? नहीं। तो रूल सुनो, कुछ भी हो जाए, ए टोपी वाले सुन ले, बेस सेम होना चाहिए। यहां बेस सेम था ना, यहां बेस सेम था तो पावर क्या ले लिया मैंने? 1। पर यहां बेस सेम नहीं है, तो जब भी बेस सेम ना आए, यानी दोनों तरफ अगर इक्वल ना आए तो इक्वल लाना ही पड़ेगा आपको। दोनों तरफ इक्वल लाना ही पड़ेगा। कैसे इक्वल करूं? क्या मैं यहां स्क्वायर कर दूं? अगर यहां स्क्वायर कर दिया तो ये तो 1/4 पहले से था, अब ये भी क्या बन गया बेटा? 1/4। तो गौर से सुनना, अगर बिना कुछ किए दोनों तरफ सेम आ गया तो पावर क्या लेंगे? और अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम ना आए, गौर सुनना, अगर दोनों तरफ वैल्यू सेम ना आए तो स्क्वायर करना पड़ेगा। किस तरफ? वो आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी एक तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, जैसे सपोज ऐसे कुछ केस आ गया, 0.5 एक तरफ आ गया सपोज और एक तरफ 0.25 आ गया, ये इक्वल है क्या? नहीं। कैसे इक्वल करूं? इसको स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करने के बाद दोनों तरफ का बेस सेम होता है तो पावर को हम 2 मान लेते हैं। तो बोलिए यहां पर y, सॉरी क्या निकल रहा था? यहां पर x निकल रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2। y तो निकल चुका था, कितना था y की वैल्यू? 1। और यहां पर आप क्या निकाल रहे हो एक्चुअली में? x का। तो x कितना आ गया बेटा आपका? 2। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 2 इक्वेशन डिवाइड करो, डिवाइड करने पर दोनों तरफ अगर सेम आ गया तो बोल देना y की वैल्यू 1 है, और सेम नहीं आया तो स्क्वायर करने पर सेम आ जाएगा, और स्क्वायर करने पर सेम आया तो बोल देना y की वैल्यू क्या है बेटा? 2। अब ऐसा मत समझ लेना कि क्यूब करना पड़ गया, तो वैसा एग्जाम्पल नहीं है। हो सकता है आ जाए, अगर क्यूब करना पड़ गया तो फिर क्या लिख दोगे इसको? 3। पर वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक ऐसा वाला क्वेश्चन है, क्या? मान लो एक तरफ आ गया बेटा 2/3, ऐसा कुछ भी लिख देता हूं, और एक तरफ 1 आ गया। बेस तो सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है और सेम कर भी नहीं पाओगे इसको। तो सुनना, जब भी किसी एक तरफ 1 आ जाए तो पावर क्या मान लेंगे बेटा? 0। वो बोलते हैं ना, जब बेस 1 होता तो पावर क्या लेते हैं? 0। तो अगर किसी वजह से किसी भी तरफ 1 आ जाए तो उसको 0 ले लेंगे। हाँ, तो पावर में 0 भी तो होता है, पावर में 0 भी तो होता है भाई। चलिए तो वापस कहानी में आते हैं, अभी खत्म ही नहीं हुआ ये, अभी रुको। अब सारे डेटा आपके सामने दोबारा मैंने रख दिया है। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में हमने क्या पता लगा लिया कि x के वैल्यू क्या निकाले बेटा? 2, और y क्या निकाले? 1। तो अल्टीमेटली हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा? 3। अब चलो रेट लॉ लिखो, अब लिखो रेट लॉ पूरा पूरा।
तो रेट लॉ लिखने के लिए पावर चाहिए होता है। अब पावर मिल गया है ना, तो बोलिए जल्दी से, NO के पावर में क्या है बेटा? हाँ 2 है, और Cl2 के पावर में क्या है बेटा? 1। तो ये हो गया रेट लॉ। अच्छा कभी कभी इसी में ना, रुको 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 रुको, कभी कभी इसी में ना K का वैल्यू फाइंड आउट करो बोलता है। K क्या पता है? रेट कांस्टेंट। कभी कभी एग्जाम में बोल देता है रेट कांस्टेंट निकालो, तो निकाल देंगे। K निकालना है ना, तो क्या करोगे, इन तीनों में से कोई भी एक रेट का वैल्यू ले लेना, इन तीनों में से कोई भी एक रेट का वैल्यू यहां ले लेना। बस इतना याद रखना, जो भी रेट का वैल्यू लोगे उसी का कंसंट्रेशन का वैल्यू यहां पर रखना। और पावर तो पता चल ही चुका है, सब पुट अप करके K के वैल्यू आप निकाल सकते हो, बन जाएगा। कॉपी कीजिए इसको। इसको बड़ा कर देता हूं। तो ये तो खैर क्वेश्चन में प्रिंटेड फॉर्म में नहीं लाया था, इसके स्पेसिफिक क्वेश्चन फिर कल वाले क्लास से करेंगे। एक एग्जांपल अभी ठीक है, कल यहाँ डिस्प्ले करूंगा क्वेश्चन में।